नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट और क्लर्क की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या होगी और आवेदन शुल्क क्या होगा, स्नातक योग्यता है, तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट या क्लर्क बनने के इच्छुक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रारंभिक तिथि की, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे। तो प्रारंभिक तिथि देख सकते हैं 17/12/2024 है, यानी कि 17 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 7/1/2025 7 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 7 जनवरी 2025 तक आपको जमा कराना होगा। किस कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन चार्ज आपको देना है यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं, जिसको हम अनरिजर्व या सामान्य जाति बोलते हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जिसको हम अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आप आते हैं, तो इन सभी को यहाँ पर 750 रुपये एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी जिनको हम जनजाति बोलते हैं, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं? एसबीआई में जाकर ऑनलाइन आप उसे जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उनसे भी आप एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा किया जा सकता है। एग्जाम की बात करते हैं तो इसके 2 एग्जाम होंगे। जो पहला एग्जाम है वो आपका फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन जो इसका मेन एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल मंथ में किया जाएगा 2025 में। तो मेन एग्जाम इसका नेक्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट एग्जाम के बाद। इसके बाद आयु की अगर बात करते हैं तो 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 को कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष से 28 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कि कम से कम जो आयु है वो 20 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी, और वो छूट जो दी जाएगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेए क्लर्क का जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया उसके नियम के अनुसार जो भी छूट इसमें दी जाएगी वो आपको इसमें मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की। कुल पद यहाँ पर 13,735 पद दिए गए हैं, जिनमें से अनरिजर्व की अगर बात करते हैं सामान्य जाति की 5,870 सामान्य जाति के लिए दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 1,361 पद दिए गए हैं। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट तो 3,001 पद दिए गए हैं, और अगर आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो 2,118 यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 2,118 पद रखे गए हैं, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करते हैं तो 1,385 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिए गए हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो पद हैं किस स्टेट में यहाँ पर दिए गए हैं। हमने जिसमें ज्यादा पद हैं उन स्टेट्स को लिया है, बाकी वैकेंसी यहाँ पे सभी स्टेट्स में दिखाई गई है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, 1,894 पद हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 1,317 पद दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 1,254। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1,163 पद हैं। गुजरात में 1,073 पद, और झारखंड की अगर बात करें तो 676 पद हैं। ये सभी वो स्टेट्स हैं जहां पर 500 से ज्यादा पद दिए गए हैं। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर स्नातक दिया गया है, या तो आप पास आउट होने चाहिए, स्नातक किया होना चाहिए आपको, या फिर आप स्नातक में अपियरिंग होना चाहिए आपका लास्ट ईयर में, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ये आपका जो स्नातक है कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की।
तो जब भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको इसके लिए योग्य बनाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर स्नातक कहा गया है, तो आपके पास स्नातक के डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी जो है इसलिए होना अनिवार्य है क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपके पास बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय आपको आपकी क्वालिफिकेशन, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम और आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स देनी होती हैं जिन्हें हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं। उसके बाद आप फॉर्म आगे बढ़ाने के लिए फॉर्म में आप अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ आप एक फोटो होना चाहिए आपके पास A4 साइज, और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होती है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रीव्यू की। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जो आपने वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय अपलोड किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अधिक जानकारी आपको इसको लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप SBI का एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CR 2024-25 का 24 नंबर पढ़ें। इसमें आपको इसको सारी जानकारी मिल जाएगी। SC ने स्टेनोग्राफर के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इसका फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26/12/2024 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 25/1/2025 से 25 जनवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 25/1/2025 तक आपको जमा करानी है। जर्नल, OBC, EWS के लिए 25 रुपए रखा गया है। SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए भी 25 रुपए, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पर देना है, जो कि बहुत ही कम होता है। SBI से आप करा सकते हैं इसका, या फिर चालान बनवा कर भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फीस जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो 1/7/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। 1/7/2024 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसमें आयु में छूट दी जाएगी। UPSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम जो 2024 का है उसके अकॉर्डिंग जो छूट है वो आपको दी जाएगी। योग्यता की अगर बात करते हैं तो 10th +2 पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास UPSSC PET का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो कि 2023 में PET कराया गया था उत्तर प्रदेश में, उसका स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफर आपके पास 80 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है, और हिंदी की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट। उसके साथ साथ नाइलाइट का CCC का एग्जाम पास होने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 661 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति के जो लोग हैं उनके लिए 321 पद दिए गए हैं। EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए 40 पद दिए गए हैं। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिनको हम
अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं उसके लिए 125 यहाँ पे पद दिए गए हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 155, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 14 पद यहाँ पे दिए गए। अब बात करते हैं कि जो आवेदन है उसे कैसे आप करेंगे। तो आवेदन करने के लिए दो तरीके यहाँ पे दिए गए। पहला है आपका कि पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अगर है, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम है और आप जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी इनमें से किसी के नंबर आपके पास है, तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ओटीपी के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और उससे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। किस किस की होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी देखिए क्या क्या आपके पास, 10+2 के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का स्कोर कार्ड जो कि 2023 का है, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और नाइलाइट ट्रिपल सी एग्जाम का भी आपके पास स्कोर कार्ड जो है उसका भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। इसके अलावा आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ का स्कैन कॉपी। इसके साथ साथ एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। फोटो होना चाहिए A4 साइज फोटो, तो A4 साइज फोटो आप खिंचवाएंगे और उसका भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए। सिग्नेचर आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका स्कैन कॉपी आप रखेंगे। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स में आपका जब फॉर्म फिल करते हैं तो पहले आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन ली जाती है, आप किस राज्य से हैं, क्या डोमिसाइल है आपका, उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, उसके साथ साथ परमानेंट एड्रेस क्या है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपकी फिल की जाती हैं। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं, फिर आपका फोटोग्राफ्स और उसके बाद सिग्नेचर आपके अपलोड किए जाते हैं। जब ये सारे अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करें। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे वहां पर सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रीव्यू चेक करने के बाद कोई गलती नहीं है, सब कुछ आपने ठीक पढ़ा है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जैसे ही उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको उस भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपके पास रहेगी कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगाए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। तो ये आपका प्रिंट आउट लेने के बाद आपके पास प्रूफ रहेगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप यूपी ट्रिपल एससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 एग्जाम 2024 पर पढ़ें और वहां पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। यूपीएससी ने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए नवल एकेडमी के थ्रू रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन का लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इच्छुक हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि इसकी 11/12/2024 है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है, जिसे हम आवेदन शुल्क या फिर एप्लीकेशन फी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आपको उसे जमा कराना होगा। अब कितना जमा कराना होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, यानी कि अनरिजर्व जिसे हम सामान्य भी बोलते हैं, और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए 100 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर महिला कैटेगरी हैं, किसी भी कैटेगरी में आप महिला हैं, तो उसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। अब बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है वो आप कैसे जमा कराएंगे।
तो यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग के थ्रू आप करा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फी दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो भी आप करा सकते हैं, और ई चालान कैश के द्वारा बना सकते हैं आप, तो ई चालान से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो फिल किया जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें करेक्शन का डेट दिया हुआ है। करेक्शन तब किया जाता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए आपको एक चांस दिया जाता है, जिसका यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 का डेट दिया गया है। यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन में जो गलती हुई है उसे सुधार सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम होगा 13/4/2025 यानी कि 13 अप्रैल 2025 को फर्स्ट एग्जाम इसका है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात करते हैं तो आपका जन्म 2/7/2006 यानी कि 2 जुलाई 2006 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/7/2009 1 जुलाई 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में वहां पे छूट दी जाती है। आयु में छूट कितनी मिलेगी वो यहाँ पर दिया गया है कि छूट एनडीए एग्जाम 2025 के अनुसार दी जाएगी। इसका मतलब है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें आपको आयु में छूट कितना है वो सारा कुछ दिखाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट दी जाती है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 406 पद हैं जो कि ऑल इंडिया के लिए होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो एनडीए के अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आर्मी के 208 पद दिए गए हैं, जिसके लिए 10th +2 होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर उसमें अपियरिंग होना चाहिए। इसके बाद अगर नेवी की बात करते हैं तो 42 वैकेंसी दी गई है। इसके लिए भी आपके पास 10th +2 पास होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और यहाँ पर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 120 वैकेंसी है, जिसमें 10th +2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ होना चाहिए या फिर उसमें अपियरिंग होना चाहिए। अगर आप नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी दी गई है। इसमें भी आपके पास 10th +2 अपियरिंग होना चाहिए या फिर 10th +2 पास आउट आपका होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो उस भर्ती के लिए आपकी योग्यता दर्शाते हैं। जैसे इसमें 10th +2 या तो अपियरिंग आपका होना चाहिए या फिर पास आउट होना चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST या OBC जिसमें भी आप आते हैं। इसके साथ साथ आप किस स्टेट से हैं आपका वो सर्टिफिकेट भी वहां पर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन कॉपी में होना चाहिए, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं एलिजिबिलिटी। आईडी प्रूफ, इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फोटो की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसका आप स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आपका जैसे नेम पूछा जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, उसमें क्वालिफिकेशन आपकी आएगी, एड्रेस क्या है आपका वो सब कुछ आता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आप पहले फिल करते हैं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, तब आप उसको आगे सबमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, चेक प्रीव्यू, जो आपको प्रीव्यू चेक करना है। जब भी फाइनल सबमिशन करते हैं उससे पहले आपको प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए, जिससे कि आपको अगर कोई गलती है तो पकड़ में आ जाती है और आप उसका सुधार कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं फाइनल सबमिशन। तो जब भी आपका प्रीव्यू चेक हो जाए उसके बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें। प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट रहता है कि आपने उसमें क्या क्या एंट्रीज करी है वो सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड रहता है, और जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करता है। इसके बाद अगर आपको इसकी अधिक जानकारी की जरूरत है तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एनडीए के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 निकाला गया है, एनडीए पब्लिक सर्विस कमीशन ने
टीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है 2024 का। एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है जिसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, टीएसपी एरिया में कितनी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, आवेदन शुल्क कितना देना होगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो आरपीएससी के थ्रू टीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। तो इसका प्रारंभ तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 26/12/2024 है, यानी कि 26 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 24/1/2025 है, 24 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो को आपको 24/1/2025 तक जमा कराना है। कैटेगरी वाइज ये अलग अलग आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं यानी कि अनरिजर्व जिन्हें हम सामान्य कहते हैं, या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो इसका एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, तो आपको इसका आवेदन शुल्क 600 रुपये देना होगा। अगर आप राजस्थान स्टेट के ओबीसी, बीसी, एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए 400 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके बाद करेक्शन चार्ज यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है। करेक्शन चार्ज तब लगता है जब आप कोई एप्लीकेशन फिल करते समय गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से फीस देना होता है जिसे करेक्शन चार्ज बोला जाता है। आप ये जो फीस है जमा करा सकते हैं ई मित्रा पोर्टल के थ्रू कैश में जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज जो है आप 600 रुपये या 400 रुपये जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप जमा करा सकते हैं। बात करते हैं आयु की, तो आयु यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2026 को, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और 40 वर्ष से ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरपीएससी टीजीटी नियम के अनुसार जो छूट दी जाती है वो छूट आपको इसमें दी जाएगी। तो आरपीएससी टीजीटी नियम के अनुसार यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 2129 पद हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। टीएसपी एरिया में 402 पद हैं और नॉन टीएसपी की अगर बात करते हैं तो 1727 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की, जो कि स्नातक और बीएड होना चाहिए या फिर बीएलएड होना चाहिए, यानी कि आपके पास उस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बैचलर इन एजुकेशन या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि नॉन टीएसपी और टीएसपी में कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 273 और टीएसपी में यहाँ पर 15 दी गई हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो नॉन टीएसपी के लिए 242 और टीएसपी एरिया के लिए 85 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद देख सकते हैं मैथ 539 नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 155 वैकेंसी है। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बाद साइंस की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी में 261 और टीएसपी में यहाँ पर 89 वैकेंसी निकाली गई है साइंस के अंदर। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो नॉन टीएसपी के लिए 70 और टीएसपी के लिए यहाँ पर 18 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि 300 से ज्यादा है। नॉन टीएसपी के लिए 276 और टीएसपी एरिया के लिए 33 वैकेंसी दी गई है। पंजाबी के लिए यहाँ पर देखें तो नॉन टीएसपी में 64 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया में पंजाबी में कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। उर्दू की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में 2 और टीएसपी एरिया में यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो योग्यता के अंदर आते हैं, जैसे स्नातक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए और उसके साथ साथ बैचलर इन एजुकेशन या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपने किया है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए और आईडी प्रूफ स्कैन कॉपी में होना चाहिए।
इसके साथ साथ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स को रखना है, जो कि आपको स्कैन कॉपी में रखना है, और आपको पास एक सिग्नेचर होना चाहिए जो आप एक पेज पर करके स्कैन कॉपी में रख सकते हैं। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स उसमें फिल करनी होती है। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, आपकी क्वालिफिकेशन उसमें मांगेगा, आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स जब आप फिल करेंगे उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और अपलोड करने के बाद एक बार उसका आप प्रीव्यू जरूर चेक कर लें, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से क्या होगा, जो गलती आपने की है वो उसमें सुधारने का मौका मिल जाता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपको लगता है कि सब कुछ सही भरा गया है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट के साथ साथ ही आपको क्या करना होता है, जो भर्ती में आगे आप जाएंगे तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल किए हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आपको रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा। इसकी अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आरपीएससी की टीजीटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024 को पढ़ें और वहां से आपको इसकी पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। सीडीएस के लिए यहाँ पर कॉमन डिफेंस सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 11/12/2024, यानी कि 11 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं 31/12/2024, यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। कितना शुल्क जमा होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी, सामान्य जाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों में अगर आते हैं, या फिर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को आप नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ई चालान के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किसके थ्रू आप इसे जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि करेक्शन का डेट। करेक्शन डेट की जरूरत जब पड़ती है जब आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं और उसमें आप गलती कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 13/4/2025, 13 अप्रैल 2025 को इसका फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो कि 475 दी गई है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस में कितने पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईएमए की अगर बात करते हैं तो 100 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपका जन्म 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए योग्यता क्या रखी गई है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो आप पास आउट होने चाहिए, स्नातक या फिर उसमें एस्पायरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईएनए की। आईएनए के यहाँ पर 32 पद दिए गए हैं। इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2/1/2002, 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। योग्यता की अगर बात करते हैं तो बैचलर इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, या तो आप बैचलर इन इंजीनियरिंग पास आउट होने चाहिए या फिर आप उसमें अपियरिंग होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो 32 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अगर एज क्राइटेरिया देखते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप नोटिफिकेशन जो आपको दिया गया है 4/2025 सीडीएस 1 के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो भी छूट दी जाएगी वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th लेवल पर, या फिर आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर ओटीए की बात करते हैं तो ओटीए में 275 वैकेंसी हैं और 18 वैकेंसी अलग से हैं जो फीमेल के लिए दी गई हैं।
इसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बैचलर आपके पास आउट होना चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जब भी कोई आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होने चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। किस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके साथ साथ आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और एक फोटो होना चाहिए जो स्कैन कॉपी में, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में चाहिए। इसके साथ साथ सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसे आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, वो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चेक प्रीव्यू। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस समय आप उसका चेक करिए कि प्रीव्यू में आप देखिए उसे कि कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती की है तो आप उसे वहाँ पर सुधार सकते हैं, क्योंकि जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाता है तो आप उसमें कोई संशोधन नहीं करते या फिर अलग से आपको डेट दी जाती है उसके लिए। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 का दिया हुआ है। तो इसके बाद आपका जब प्रीव्यू चेक हो जाएगा तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं जो आपने उसमें फिल किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको भर्ती में आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे यूपीएससी की, और वहां से एडवर्टाइज नंबर 4 2025 CDS 1 का जो है उसे पढ़ेंगे और वहां से आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो CDS 2025 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। धन्यवाद।